अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुदस्सिर अली फिटनेस प्रो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके सामने एक बहुत अच्छे गेस्ट को लेके आए हैं। मेरी से हमारा लास्ट टाइम एक सेशन हुआ था और बहुत सारे लोगों के सवालात भी आ रहे थे। सो मैंने सोचा कि इसको सेशन को थोड़ा सा लंबा किया जाए। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, हम डेली फेस कर रहे होते हैं बिटवीन पेरेंट्स, रिलेशनशिप्स, सोशल इश्यूज़ हैं, एंग्जाइटीज़ है, डिप्रेशन है। इफ़ेक्टिव रिलेशनशिप कैसे बनाया जाए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे की जाए, कॉन्फ्लिक्ट या हीटेड डिबेट्स होती हैं, कन्वर्सेशन होती हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए। और सोसाइटी में बहुत सारे मामला चल रहे हैं, थोड़ा सा मैरी से उस हवाले से बात करेंगे। मैरी इज़ वर्किंग एज ए साइकोलॉजिस्ट और माशाल्लाह बहुत डिफरेंट एरियाज़ और प्लेटफॉर्म में काम कर रही हैं। तो मैरी से सवाल करते हैं और कुछ इंट्रोडक्शन मैरी से पूछते हैं और अपनी कन्वर्सेशन का आगाज़ करते हैं। Thank you so much, Mudassir, for having me. It's Welcome. always a pleasure to come here and talk about issues जो कि relevant हैं, ज़रूरी है जिन पर बात करना। और just to add on to what I do, because it's important for people sometimes to know कि ये जो बंदा है ये कितना credible है, ये किस experience से ये बात कर रहा है। I've been working as a psychologist in Lahore since the last 3 years now. I've had my education from America and Lahore. उसके अलावा ये है that I'm currently also pursuing my masters in public affairs. So that's what's happening on the side. But on the whole, right now, I am the CEO of Thrive Services and Baatcheet, which are two platforms providing psychological, nutritional and physical health facilities. अब ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, ये basically इनका मकसद यही था कि we want to provide something which is more holistic and keeps everything on the side, क्योंकि हम psychology या mental health का अगर ख्याल रख रहे हैं तो हम physical health को नहीं भूल सकते, और physical health का करते हुए आप mental health को नहीं भूल सकते। It has to go side by side, एक बैलेंस होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। जो आपने बात की है रिगार्डिंग व्हाट्स द करंट इश्यूज आर एंड व्हाट इज़ समथिंग जो कि एक्चुअली सोसाइटी को सिक से सिक करता जा रहा है, ये वर्स सिचुएशन की तरफ चलती जा रही है। और हमें ये हैरानगी होनी चाहिए कि अगर हमारा लेवल ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन या नॉलेज नहीं, आइड से लेवल ऑफ लिटरेसी इंक्रीज हो रहा है। मेरी बड़ा अच्छा दो अपने पॉइंट किए कि एजुकेशन और नॉलेज नहीं है, ताकि बहुत सारे लोगों को एक डिफरेंस नहीं पता। आई वांट यू टू एक्सप्लेन कि व्हाट इज़ द नॉलेज एंड एजुकेशन और लिटरेसी, लाइक इनमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। क्योंकि लोगों को लोग समझते हैं कि एजुकेशन ले लेना ये नॉलेज ले लेना है, या नॉलेज आपको पता है तो आपकी एजुकेशन है, और लिटरेसी क्या है, राइट? नॉलेज एंड एजुकेशन इज़ अ मोर वास्ट, या इसको कहना चाहिए कि इसको एक अम्ब्रेला टर्म है फॉर एवरीथिंग एल्स दैट यू नो ऑफ। Knowledge is what you acquire from experience. You don't necessarily have to have a degree for knowledge. Yes, true. You can have experience and exposure, or that's how you'll be a knowledgeable person. आप किसी गांव चले जाएं तो वहाँ का जो सबसे बुजुर्ग आदमी होगा वो सबसे knowledgeable होगा, क्योंकि वो experienced होगा। उसके पास ज़रूरी नहीं है कि उसके पास PhD in psychology हो, लेकिन उसके पास PhD in life है, जिंदगी का knowledge है। Yeah, and so this is why that person is knowledgeable. और जो लिटरेसी है, that is something that is what you get on a piece of paper. हमारे यहाँ जैसे for example पाकिस्तान में what this is that if you're able to do your signature तो आप literate हैं। Okay. ठीक है, very basic। तो very basic, अगर आपने for example matriculation clear किया है, this is something which comes under literacy। तो वो जो मैं कह रही थी कि हमारा जो literacy rate है अगर increase हो रहा है, supposedly हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, हमें अब दुनिया का पता चलना शुरू हो गया, अब अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं उसके बावजूद why are we getting sicker here? हम यहाँ से क्यों बीमार होते जा रहे हैं, हमें क्यों समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन्स क्यों इंक्रीज होती जा रही हैं? मेरी ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो आपने टॉपिक है। हम बीमार होते हैं फिजिकली, लेट्स सपोज हमें हेडेक हुआ, हमारी इंजरी हुई, हमें फीवर हुआ, हमें हेपेटाइटिस हुआ, हमारे कोई ऑर्गन सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे ही है। वो तो उसके सिम्टम्स हैं जो कि फिजिकल सिम्टम्स हैं, आपकी बॉडी आपको बता रही है, राइट। लेकिन मेंटल जो हेल्थ के सिम्टम्स हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैबू समझा जाता है कि यार आपको भी पता है, आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, वो कहते होंगे कि यार हमें प्राइवेसी चाहिए। अगर हम आपके साथ डिस्कस करने, इवन कि वो कहते हैं कि आपके क्लिनिक पे आते हुए भी कि कोई हमें ना देखे ना। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है।
तो मेंटली मुझे ये लगता है कि मेंटली वो जो लोग जो सिक हैं, इसको हम वर्ड मेंटली डिस्टर्ब हैं या मेंटल बीमारी है या मेंटल इश्यूज हैं, वो लोग नॉर्मलाइज नहीं कर पा रहे और उसको वो सोच रहे हैं कि यार ये हम लगता है ज़हनी बीमार हैं। ये ज़हनी बीमार वैसे ही है, अगर आप ज़हनी बीमार हैं तो आपके रिश्ते ख़राब होंगे, अगर आप ज़हनी बीमार हैं तो आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी, अगर आप ज़हनी तौर पे ठीक नहीं हैं तो आप अपने साथ ठीक नहीं। सो कैसे इसको डिफ़ाइन करेंगे कि कब बंदा ये समझे कि नाउ आई नीड हेल्प, इमोशनली और मेंटली मैं डिस्टर्ब हूँ और मुझे वाकई जेन्युइनली हेल्प चाहिए? मेरी एक बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशन होती है, जब भी कोई क्लाइंट पूछता है या कोई भी इंसान पूछता है कि मुझे कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है, किसी प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत है। एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन ये है कि जब आपको ये लगे कि आपकी ज़िंदगी डिसफंक्शनल हो गई है, इट हैज़ स्टार्टेड टू अफेक्ट योर प्रोडक्टिविटी, आपके काम पर असर हो रहा है, आपके रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, आप इरिटेबल हो रहे हैं, ये एक बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको इंडिकेट कर रही होती हैं। आपकी बॉडी आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही होती है, आपके हेडेक्स इंक्रीज हो रहे हैं, बॉडी पेन हो रहा है, फटीग फील कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा, जिन चीज़ों में आप पहले इंटरेस्टेड थे अब आप इंटरेस्टेड फील नहीं करते हैं। ये सब चीज़ें इंडिकेटर्स हैं कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। फॉर श्योर आई रेकमेंड सेल्फ टॉक, आई रेकमेंड जर्नलिंग, आई रेकमेंड एक्सरसाइज, डाइट, ये सब चीज़ें साइड बाय साइड, टॉकिंग टू अ फ्रेंड, गोइंग आउट ऑन अ कॉफ़ी, हैंगिंग आउट, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। बट कई दफ़ा all of these things are happening but you still can't find relief. That's when you define, identify, establish कि मुझे एक professional help की ज़रूरत है। अगर लेट्स सपोज हम उस सोसाइटी की बात करते हैं, देखिए हम जिस सोसाइटी में रहते हैं बात करें, वी हैव अवेयरनेस, लोग हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, लेकिन हमारी जो मेजॉरिटी जो पीपल लोग हैं उनको अवेयरनेस नहीं है। अगर लेट्स सपोज वो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिस तरह आपने बताया कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है या प्रोडक्टिविटी है वो डिसफंक्शनल हो रही है, तो दिस इज़ अ वेरी क्लियर साइन कि आप जो है ना आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। लेकिन अगर उन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, राइट, सो व्हाट डू यू थिंक एक आम कॉमन बंदा या बहन या भाई जो थोड़ा सा नॉलेजेबल है, शायद इस वीडियो देख के वो एक स्टेप्स ले ले कि वो अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व कर रहा है कि उनकी फैमिली डिसफंक्शनल है, उनके इन्वायरमेंट डिसफंक्शनल है, तो वो उसके पास रिसोर्सेज नहीं है किसी प्रोफेशनल हेल्प लेने के, तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि बेसिक लेवल पे अगर वो अडॉप्ट करे तो वो एक नॉलेज या उस लोगों को वो ठीक कर सकता है? राइट, amazing point, because yes definitely we need people to be able to understand each other. अब understanding लफ्ज़ तो बड़ा आसान सा है, हर कोई कहता है कि आपस में understanding होनी चाहिए, वो हम कैसे डेवलप करते हैं? Understanding डेवलप करने का first step and the key step is to have effective communication. Effective communication. Effective communication, अब communication in itself is a term, मैं इसको साथ effective इसलिए लगा रही हूँ, effective का मतलब ये है कि जब आपने एक बात करनी है, आपका मैसेज अक्रॉस गया है, the लिसनर अंडरस्टैंड्स यू, के समझ गया है कि आपने क्या कहा है और उसके अंदर आपकी स्किल की रिक्वायरमेंट है, और फिर उसके बाद उसका जो रिस्पॉन्स है एंड देन वो जो बैक एंड फोर्थ एक इन्फॉर्मेशन जा रही है, दैट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? अब इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है, बिकॉज वी आर नॉट टॉट दिस, तो हम जब किसी से बैठते हैं अपना मसला हल करने के लिए तो हम आर्ग्यू करते हैं और डिस्कस नहीं करते हैं। हाँ, ये बड़ा डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अगर कोई आर्ग्यू कर रहा है कोई एक सोसाइटी के अंदर जहाँ पे कोई बड़ा भाई है, बहन है, या फैमिली इश्यूज हैं या पार्टनर्स के साथ इशू हैं, तो कैसे पता चलेगा कि इस टाइम आप आर्ग्यू करना शुरू हो गए या इस टाइम आप डिस्कस कर रहे हो? हाँ, आर्ग्यूमेंट जब कोई करता है तो आप एक्यूजेशन लगाते हैं, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने ये कहा, तुमने ये उस वक्त ये किया था, वो चाहे 10 साल पहले वाली बात है या कल वाली बात है, वो पास्ट को लेके आपके दिमाग के अंदर उसकी जो गलतियां कह लें या मिस्टेक्स या उसके ब्लंडर कह लें या कुछ भी था, उसका जो पास्ट है वो आपके दिमाग के अंदर अभी भी स्टक है। हाँ। तो वो एक्यूजेशन वो एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट है, लेकिन जब आप एक्यूज कर रहे हैं अगले बंदे को, उंगली उठा रहे हैं, उसको कह रहे हैं तुमने ये कहा, हाँ। तुमने ये किया, सो दैट्स व्हेन यू आइडेंटिफाई कि आप आर्ग्यू कर रहे हो। ठीक है। दूसरी बात ये है कि व्हेन यू डोंट गिव द अपॉर्चुनिटी टू द नेक्स्ट पर्सन, अगले बंदे की सुननी नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ ना वो ठीक है, दैट ईगो, वो है आर्ग्यूमेंट का एक बहुत बड़ा
एलिमेंट। अब जब आप डिस्कशन करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप जब डिस्कशन करते हैं तो यू फर्स्ट काइंड ऑफ सेट रूल्स। मुझे ये पता है, अगर फॉर एग्जांपल यू एंड आई आर अवेयर ऑफ दिस कि अगला बंदा मे बी इज नॉट, इतनी अवेयरनेस नहीं है उसको नहीं पता कि बात कैसे करनी है, तो आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले रूल्स से सेट कर ले। हाँ। अब रूल्स क्या हैं, ऐसे नहीं कि मतलब साइन करना है तुमने ये वो, बट ऐसे करके कि so we are going to talk about this, I want you to please listen to me, honest conversation is good. Yeah. I want you to please listen to me, I will also listen to you, let's have a healthy conversation about it, और हम ये कोशिश करेंगे कि हम इसका रेजोल्यूशन निकालें, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि हम सोल्यूशन की तरफ जाएं और आप भी। ये सिंपल सी बात है जो कि आपको दिखने में भी ऐसे लगेगा कि कितनी आपने अच्छे से एक तमीज़ के तरीके से आपने बात इनिशिएट की है। अगला बंदा जो है ना थोड़ा सा अपने गार्ड्स डाउन कर देता है। जब हम किसी के साथ बहस लगाते हैं तो वो उसके डिफेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं कि ये मेरे पे अटैक हो रहा है। जब आप किसी के डिफेंसेस एक्टिवेट कर देंगे, वो लाउड भी होगा, वो बदतमीजी भी करेगा, वो भी आपको एक्यूज करेगा। अब इसके अंदर आई एम गोइंग टू गिव वन टिप विच इज़ वेरी वेरी आईड से ईजियर टू इम्प्लीमेंट, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है क्योंकि हमें आती नहीं है करनी। वो ये होती है कि when you communicate with somebody and जब आपको किसी ने कोई चीज़ हर्ट की है, हो सकता है आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है कि आपको वाकई तकलीफ दी गई है, लेकिन आपके कहने के तरीका जो है ना उससे डिटर्मिन होगा कि ये बात हल की तरफ जाएगी या मज़ीद नुकसान की तरफ जाएगी। अब वो तरीका क्या है, यू नीड टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स एंड नॉट व्हाट हैज़ हैपेंड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, you cheated on me, I feel, I think, ये जो I word है ना, that's what you start to communicate with, कि मुझे ऐसा लगता है। So I was saying कि जब हम अगले बंदे को ये बताते हैं कि I feel that you were rude to me, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपने मेरे साथ ये किया, तो आपने ऑटोमेटिकली उसको ट्रेन कर दिया अनइंटेंशनली। उसको पता नहीं चला कि आपने क्या किया उसके साथ, लेकिन उसको ये अब वो एक्सप्लेन करेगा। अब वो कहेगा कि अगर ये आपको लगा तो ऐसा नहीं था, ऐसा था। सो ऑटोमेटिकली आपकी जो कम्युनिकेशन है या जो कॉन्वर्सेशन है वो चेंज होगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ तुम रूड थे मेरे साथ, ठीक है, अगले का जवाब होगा हाँ तो अब क्या करें, वो कहेगा मतलब ये तो करती है ऐसे ही, वो कन्वर्सेशन से भागना होता है। सो मेरी ये तो होगी कि हमने कन्वर्सेशन स्टार्ट कर ली, लेट्स फोकस। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो कन्वर्सेशन कहते हैं कि यार हम क्या बात करें, या वो एक्सप्रेसिव नहीं है, या उनको अपनी इमोशंस का पता ही नहीं है, या वो इमोशनली इतने अनस्टेबल हैं कि दे डोंट नो कि व्हाट वी आर फीलिंग राइट नाउ, और ये कहना भी चाहिए कि नहीं। तो उन लोगों के लिए क्या है, लेट्स सपोज मैं अभी कुछ दिन पहले बात कर रहा था, मुझे कुछ लोगों के मैसेज आए कि मुदस्सिर अब देखा होगा तुमने कि बहुत सारे लोगों को, दूसरों को खुश देखते हुए कुछ लोग डीमोटिवेट होते हैं। सही है, अगर कोई अच्छा कपल देखे वो डीमोटिवेट होते हैं क्योंकि वो कंपैरिजन कर रहे हैं और वो अंदर से सैड हैं। अगर लेट्स सपोज एक कपल या फैमिली विलिंग ही नहीं है थेरेपी के लिए, विलिंग ही नहीं है चेंज होने के लिए, तो वो एक वाइफ क्या करे अगर वो अपने हस्बैंड को ठीक करना चाहती है, वो हस्बैंड क्या करे जो वाइफ को ठीक करना चाहता है, या वही घर में इन्वायरमेंट जब उनको वो विलिंग नहीं है, उसमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा, ये ना बहुत सैड होता है कि जब कोई एक बंदा आता है आपके पास या बंदी आती है और वो कहते हैं कि मैं अपना रिलेशनशिप ठीक करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन मेरा जो पार्टनर है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता या वो नहीं कर सकता। ठीक है, अब वो उसकी जो भी रीजंस हैं, वो विलिंग नहीं है थेरेपी में पार्टिसिपेट करने के लिए, या वो ये समझते हैं कि नहीं हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम खुद ही ये हल कर लेंगे मसला, और भी 10 जो भी उनके रीजंस हो। ये सैड होता है क्योंकि वो जो एक बंदा आपके पास आता है, आप उसको you know there was this meme जो I would want to now give a reference of। वो मीम में ये था कि नॉर्मली जो लोग थेरेपी के लिए आते हैं एक्चुअली वो उनको आना चाहिए जिनकी वजह से वो आ रहे हैं, इनकी वजह से आ रहे हैं। हाँ। और अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बिकॉज इट्स अ टैबू प्रोफेशन या फील्ड, अब देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक बिकॉज ऑफ कोविड जितनी ज़्यादा मेंटल हेल्थ के ऊपर बात हुई है, पीपल हैव स्टार्टेड टू एक्सेप्ट इट एंड आई हैव सीन अ चेंज एंड शिफ्ट इन पीपल्स माइंडसेट एज वेल। थोड़ा सा झिझक, रिलक्टेंस इस लिहाज से है कि अच्छा आई एम कमिंग, लेकिन आई डोंट वांट टू ब्रैग अबाउट इट, लाइक आई डोंट वांट टू टेल पीपल कि आई एम गोइंग। वेरी फ्यू पीपल, जैसे यू नो you'll see abroad के they'll know के oh I went to my therapist, like they'll say कि oh I went to my doctor। acceptability है नहीं है। अब आपका सवाल था कि अब उनको क्या करना चाहिए। नंबर 1, if you're working on yourself,
दैट्स द फर्स्ट स्टेप. बट वाइल यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अगर अब आपको सेल्फ अवेयरनेस इतनी है कि दिस अदर पर्सन इज अनविलिंग और उसकी अनविलिंगनेस की वजह से आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है, तो नॉट टू इनकरेज सेपरेशन, डिवोर्स, इस तरह की चीज़ें नहीं, लेकिन यू नीड टू नंबर वन हैव अ कॉन्वर्सेशन, सिट डाउन विद दैट पर्सन कि यार ये सिचुएशन है, मुझे आपकी मदद चाहिए. अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करते, पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये रिलेशनशिप डाउन द हिल जा रहा है. ठीक है. अब डाउन द हिल जा रहा है तो इसमें आपकी चॉइस है कि आप इसको बचाना चाहते हो, ग्रिप करना चाहते हो, या यू वांट टू लेट लूज ऑफ इट, क्योंकि लेट लूज करने का मतलब है रिलेशनशिप गॉन, हम दोनों की सैनिटी गॉन, और कोई भी इसमें खुश नहीं होगा. हमारे से जो रिलेटेड लोग हैं, हमारे बच्चे. दिस ब्रिंग्स मी डाउन टू द पॉइंट where when you started off the conversation, आपने कहा कि ये इतनी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स की सब चीज़ें जो चल रही हैं. एक कपल जब शादी करता है और जब वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स ठीक नहीं हो रहे हैं, उनकी इंटरनल स्ट्रगल्स ठीक नहीं हो रही हैं, जब उनकी फैमिली आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं, हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत अच्छी पेरेंटिंग करेंगे? बिल्कुल ट्रू. हाँ, जब पेरेंटिंग ठीक नहीं है, फिर आगे से बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं. वो सोसाइटी ही ठीक नहीं. Exactly. सोसाइटी. So that means कि it starts with one individual and it becomes a chain which is the whole society. हम कहते हैं ना सोसाइटी में ये मसला है, सोसाइटी में वो मसला है. सोसाइटी क्या है और कौन है? सोसाइटी हम हैं. हम यूनिट जो है वो उसका हस्बैंड वाइफ है, या पेरेंट्स हैं, या कपल है, या उसके वो दो अफराद हैं. मेरी एक जो क्वेश्चन था कि जो यंग कपल्स हैं या यंग लोग हैं, द पीपल वो सिंगल एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स जो कि अभी मैरिड लाइफ में नहीं आए, रिलेशनशिप में नहीं हैं, सोच रहे हैं, आना चाह रहे हैं, फैंटेसीज में हैं, दूसरों को देख के भाग रहे हैं, नहीं हमने नहीं करना. सो मुख्तलिफ लोगों की रीजंस होती हैं. तो जो यंग जितने भी लड़के लड़कियां हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं शादी करो, नहीं मेरे उसने इर्द गिर्द देखा या 10 उनके इर्द गिर्द लोग हैं जो कि मिजरेबल. देखो दो चीज़ें, एक होता है लोगों की लाइफ हैप्पी होती है लेकिन वो खुश नहीं होते. मतलब दे आर हैप्पी बट दे मेक अदर के दे आर नॉट हैप्पी. ये भी एक है. ठीक है. और एक तो सोसाइटी का ये भी इशू है. तो वो उन यंग जनरेशन को ये बता रहे होते हैं कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है, तुम शादी ना करना, और वो उसे भाग रहे होते हैं. कुछ लोगों ने तो ऐसी एब्यूजिव मैरिजेस देखी हैं कि जिसकी वजह से वो पुट ऑफ हो चुके हुए हैं कि यार शादी नहीं करनी. तो वो सिंगल लोगों का, लड़कियों का माइंडसेट कि उनको शादी का डिसीजन लेते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. इज लास्ट टाइम हमने बात की लव इज इमोशनल टेम्परेरी स्टेट. सो आई वांट यू टू लाइक गिव द ऑनेस्ट थिंग कि यार लव को देखना है या किन चीज़ों को देखना है. उन्होंने लड़के के अंदर, लड़के ने लड़की के अंदर. जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इनको हम कमिटमेंट इश्यूज कहते हैं. कमिटमेंट इश्यूज जो कि ये है कि अगर आपने कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, आपका ऐसा एक स्कीमा डेवलप हो गया है, ये अब एक टर्म है जिसका मतलब ये है कि बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस दैट यू हैड इन लाइफ, उन ऑब्जर्वेशंस की वजह से और उन एक्सपीरियंसेस की वजह से आपका एक माइंडसेट बन गया. फॉर एग्जांपल आपने अब्यूजिव मैरिज देखी, आपने कहा शादी का फायदा ही नहीं है, अगर साथ में रहकर लड़ना ही है तो इसका क्या पॉइंट है. ये आपका एक स्कीमा बन गया, ये आपका एक स्केचेस, राइट, पर्सपेक्टिव. हाँ, ठीक है, पर्सपेक्टिव बन गया जिंदगी को देखने का, उस पर्टिकुलर चीज को देखने का. अब उस स्कीमा को ब्रेक करना, उस ऑब्जर्वेशन जो आपने जो फील किया है पूरी जिंदगी, उसको चेंज करना डिफिकल्ट होता है. हमारी वो वैल्यू का पार्ट बन जाती हैं वो चीजें, हमारी पर्सनैलिटी में वो रिफ्लेक्ट करने लग जाती हैं. हम उसको होल्ड करके रखते हैं क्योंकि आपके पास नो डाउट आपके पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है कि देखो मैंने चाचू को देखा वो भी ऐसे, अम्मी को देखा उनकी भी शादी ऐसी, बहन को देखा वो भी ऐसे, हर किसी में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. नोबडी इज रियली हैप्पी आफ्टर मैरिज. दे वांट टू गेट मैरिड मे बी जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट टिक कि मैंने शादी कर ली है, अब मैंने बच्चे कर लिए हैं, मैं इस घर में रहता हूँ, फलानी लोकेशन है, ये वाली गाड़ी है, बट दैट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट इज नॉट समथिंग दैट्स मेकिंग देम हैप्पी. गॉट इट, गिवन. अब क्या हम ये इसके अंदर करेंगे कि हमने क्योंकि लोगों के बुरे एक्सपीरियंसेस देखे हैं तो इससे डर के, खौफ करके या इससे इनसिक्योर होके मैं डिसाइड कर लूँ कि ओ आई एम गोइंग टू लिव माई लाइफ अलोन एज वेल, नो मैटर हाउ मच आई वांट अ कंपेनियन. मुझे जितना भी कंपेनियन की ज़रूरत है, मैं फिर भी कह रही हूँ कि नहीं, मुझे नहीं करनी क्योंकि इसमें तो ये मसले आ जाएंगे. मैंने इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया. हाँ. अब इसके अंदर आपने पूछा है कि व्हाट शुड दैट इंडिविजुअल डू. नंबर 1, make a very practical choice. Practical choice ये है कि okay, you need somebody not just for
the tick of the society, but for yourself as a companion. You need a partner with you, जिनके साथ you want to share that bond. Not love. देखो ये तुमने दो वर्ड यूज किए कि प्रैक्टिकल एंड द कंपेनियन एंड द कमिटमेंट, Yeah. तो उसमें लव कहीं नजर नहीं आ रहा. Because love is something which you develop over time. Okay. When you sit down with two people who live together, मतलब literally friends, don't friends love each other? तो शादी से पहले लव नहीं होता. Well, I wouldn't say that. Sure, आप किसी को पसंद कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको ये देखना है कि आपकी रीजंस क्या हैं किसी को पसंद करने की. जैसे फॉर एग्जांपल, you know how commonly people say, oh, it's love at first sight. Love is not at first sight. Attraction is at first sight. अट्रैक्शन होती है. सो वो जो लड़का या लड़की जो इमोशनली हाईजैक हुए होते हैं, वो पागल हुए होते हैं कि यार बस इसी से शादी, उसके बगैर रह नहीं सकते. तो डू यू थिंक कि जिसके बगैर आप रह नहीं सकते वो लव है? वो हार्मोनल इम्बैलेंस है. वो लव नहीं है. That's hormonal imbalance. अट्रैक्शंस हैं, वो आपकी किसी को फिजिकल नीड हो सकती है. यू कैन कॉल इट के आपको लस्ट भी नाम दे सकते हो, राइट? आपका उसने बड़ा अच्छा नाम दिया और मैं इसको थोड़ा सा इजीली सिंपल वर्ड्स के अंदर बताना चाह रहा हूँ. लेकिन लोग उसको समझते हैं कि वो लव है. वो जो थ्योरी थी मुझे नजर आती कि जो लव है उसकी व्हेन यू आर इन ए हॉट वाटर, राइट, then you come to the warm water, then the cold water, और फिर आप उसमें स्टेबिलिटी और कमिटमेंट आ जाती है. तो आप हर टाइम आप वार्म या हॉट वाटर के अंदर नहीं रह सकते. वो एक टेम्परेरी. आपने एक बात सुनी है लोगों से, अक्सर कपल्स हु आर मैरिड एंड दे टॉक, और वो कहेंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, यू नो, ये लवी डवी एंड वेटिंग फॉर ईच अदर, दिस एंड दैट, इट्स ऑल बिफोर मैरिज. शादी हो जाएगी ना फिर कुछ नहीं बचना ये वो. एंड आई विल ऑलवेज क्वेश्चन देम व्हाई. कि एक दो लोग जो एक दूसरे के साथ इतने अटैच्ड हैं, सडनली शादी के बाद वो क्यों ऐसे हो जाते हैं? नाउ माय ऑब्जर्वेशन, द थिंग्स दैट आई हैव रेड ऑन अबाउट इट इज दिस, कि क्योंकि आपको प्रैक्टिकलिटी और रियलिटी ऑफ लाइफ तब हिट करती है. तब करती है, हाँ. जब आपको हिट करती है तब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती हैं. तब आपको पता चलता है इसने रहना कैसे है, इसने नॉट एवरी डे इज गोइंग टू बी अ गुड डे, देयर गोइंग टू बी बैड डेज जहां पर इसने इरिटेटेड भी होना है, इसने टैंट्रम्स भी शो करने हैं, बोथ वेज. सच चेहरा पता चलता है आपको. एग्जैक्टली. एंड सो दिस इज व्हाई व्हेन आई सेड कि आपको प्रैक्टिकलिटी के ऊपर नोट करना चाहिए पहले. दैट्स व्हाट आई मीन. यू नीड टू नो द पर्सन सो वेल कि आप एक प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट बना सके, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इसके पास पैसे कितने हैं, या ये मेरे साथ रहेगा कहाँ पर, या ये लड़की प्यारी कितनी है, या इसकी हाइट कितनी है, फलाना टमकाना. प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्सन्स पर्सनैलिटी. उसको एंगर इश्यूज तो नहीं है. जब ये एंग्री होता है या होती है तो इसका क्या रिएक्शन होता है? डिफिकल्ट टाइम के अंदर इसका फर्स्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स क्या होता है? क्या ये एक्यूज करता है, क्या ये आर्ग्यू करता है, क्या ये एक बैलेंस रिलेशनशिप है इसका अपने अम्मी अब्बू के साथ, अपने घर वालों के साथ? काम को देखने का और करने का तरीका क्या है, डिसिप्लिन क्या है इसकी ज़िंदगी के अंदर? अगर ये चीज़ें आपको लगता है कि एक इंसान के अंदर नहीं है, डाउन द लाइन आपकी सारी आर्ग्यूमेंट्स की वजूहात ही ये बन जाएंगी. आप गुस्सा करेंगे कि मैंने कहा था तुम्हें कि सुबह मेरे साथ जाना है बाजार और तुम उठे नहीं. आपको पूरी जिंदगी पता था जब तक आपका उनके साथ कनेक्शन था कि दिस पर्सन इज इररिस्पॉन्सिबल. अगर ये अम्मी की बात नहीं सुन रहा तो दैट डजंट मीन कि मैं कह रही हूँ कि माँ बेटे का रिलेशन देखो या माँ बेटी का रिलेशन देखो. माइंडसेट बिहाइंड दिस डिसीजन कि मैंने बाजार नहीं जाना या मैंने कुकिंग नहीं करनी, वो उसकी हैबिट्स हैं जो कि बने हैं. या एग्जैक्टली, द हैबिट्स. और इसको मैं भी ऐसे बोलूँगा, जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि शादी से पहले आप इमोशनली वो हार्मोनल हाई होते हो, ठीक है, एंड यू आर इन लव, और आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, आपको एक दूसरे का चेहरा भी देखना जो है ना वो एक मोहब्बत लाइट अप लग रहा होता है. अगले ने कुछ भी पहना हो तो आप कहते हो वाओ. लेकिन वंस यू एंटर द शादी, और शादी के बाद जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि प्रैक्टिकलिटी में आप आते हो, और आप इमोशन से ऐसा ऐसा प्रैक्टिकलिटी में जब आते हो तो फिर आपकी आंखें तब खुलती हैं. लेकिन मैंने ये देखा कि जो लोग पहले ही शादी से पहले प्रैक्टिकल थे, जो तुमने एक बड़ी अच्छी बात की कि यार उसको कैलकुलेट करो, अपने होने वाले पार्टनर को अच्छे तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ सम टूल्स के वो इमोशनली कितना ठीक है विद पेरेंट्स, विद फैमिली, रिस्पॉन्सिबल कितना है, फाइनेंशियली भी कुछ रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, कि बस मतलब चल ही रहा है पेरेंट्स के ऊपर. बजटिंग करता है नहीं बजटिंग करता है कि नहीं, उसको रिसोर्सेज को मैनेज करना आता है कि नहीं आता.
लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं मोस्टली शादियाँ, इसी वजह से जो मैं स्टैट्स देखता हूँ कि 90% लव मैरिज फ्लॉप हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने शादी से पहले फैंटेसीज और प्रैक्टिकलिटी में डिफरेंस नहीं किया होता। अच्छा, एक और बड़ी इश्यूज हैं जो लड़कियाँ शादी से पहले और शादी के बाद फैंटेसीज में रह रही होती हैं, उनको कैसे ठीक करना चाहिए अपने आप को कि फैंटेसीज इज कि शादी इज मोर लाइक द फेरी टेल, ऐसी होगी, हम सारी ज़िंदगी हमारी प्रैक्टिकलिटी नहीं आएगी, जिम्मेदारियाँ नहीं होंगी, राइट। वो लड़कियाँ शादी से पहले ये सोच रही होती हैं। और उसमें एक और चीज़ है कि शादी का जो पर्पस है, बहुत सारी लड़कियाँ शादी इसलिए करती हैं कि उनको एक टिकट चाहिए होता है, ठीक है, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स के अंदर रह के जो प्रेशर्स हैं, वो प्रेशर अनप्रेशर उनको हस्बैंड से मिलना चाहिए, एस्केप चाहिए होता है। और ये बड़ा फैक्ट है, मैं लड़कों को बता रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं और ये सोचती हैं कि यार हमारे हस्बैंड ने हमेशा फैमिली ने प्रेशराइज किया हुआ है, हम हस्बैंड वो ढूंढेंगे जो कि हमें इंडिपेंडेंट रखे, हम ये रखें। भाई आप अपने घर में क्यों, मतलब ऐसी नहीं थी। अगर आप इस पर्पस से शादी कर रही हैं तो आपको इंडिपेंडेंसी तो मिल गई, लेकिन वो जो हैप्पी रिलेशनशिप वाला कपल है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ। दूसरा, बहुत ज़्यादा मेल्स जो हैं हमारे यहाँ, मेल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली स्टेप्स नहीं ले पाते, ठीक है। वो स्टेप्स ये होता है कि यार एक लड़की को कैसे ट्रीट करना है, एक वाइफ को कैसे ट्रीट करना है, और एक बिटवीन फैमिली वैल्यूज के दरमियान कहाँ रहना है, बीच में पॉलिटिक्स, लाइक वी कॉल इट द पॉलिटिक्स, कि फैमिली पॉलिटिक्स कैसे उसको समझनी चाहिए, लड़के को भी, जब वो शादी के आगे हैं उससे पहले भी। अच्छा, ये जो बात है ना कि लड़की एस्केप ढूंढ रही होती है कि मुझे बेटर लाइफ, एस्केप टू अ बेटर लाइफ, शादी जो है बस इट्स एन एस्केप टू अ बेटर लाइफ। इट श्योर शुड बी अ बेटर लाइफ इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। अगर आपने एक पार्टनर चूज़ किया है अपने लिए, या आपके पेरेंट्स ने आपके लिए चूज़ किया, बिकॉज हम जिस कल्चर में रहते हैं वहाँ पर इट्स मोर कॉमन फॉर अस टू सी दैट पेरेंट्स का से बहुत ज़्यादा होता है इस चीज़ में। पेरेंट्स बचपन से एक लड़की को ये बोलते रहते हैं, मतलब आई हैव सीन गर्ल्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज, अर्ली टीन्स, बचपन से उसको कह रहे होंगे ट्रिप पे जाना है, अपने घर जाओगी तब जाना। हाँ, ये वाला एलिमेंट, हाँ, ये कुछ बाहर जाना है, दोस्त का कुछ भी करना है, हस्बैंड के साथ जाना। When they go, तो वो भी एक सेम सिमिलर टिपिकल फैमिली है जहाँ पर वहाँ पर भी यही बातें हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। और द गाय इज नाउ स्टक, क्योंकि उसको ये पता है कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी, तो माई पेरेंट्स विल गेट ऑफेंडेड कि अब देखो लड़की आ गई है, अब ये चेंज हो गया है, ये क्या हो गया। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि शुरू से ही उसके ऊपर आप सोच समझ के, कोई बंदा कोई बात ही नहीं करता, उसको ये लगता है कि मेरे मुंह में, चाहे माँ बाप है या कोई भी है, उनको लगता है कि व्हाटएवर कम्स इन आवर माउथ वो बस कह देना चाहिए, ब्लर्ट आउट कर दो, ठीक है। जो मेरी वैल्यू है वो मैंने इम्पोज करनी है अगले बंदे पे। और हमारे जो बच्चे हैं वो तो वैसे ही एक्सपेरिमेंट होता है ना हमारे लिए, बिल्कुल। और हमने उसको कुछ भी कह देना है, तुम ये कर लो, अब मेरा दिल चाह रहा है तुम ये कर लो, तुम 4 बच्चे हैं ना, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, एक कोई आर्टिस्ट होना चाहिए, चलो तुम आर्टिस्ट बन जाओ। अब एक रह गया, अच्छा कुछ नहीं तो फलाने को बीमारी हुई है, तुम ऐसा करो तुम न्यूट्रिशनिस्ट बन जाओ। तो घर में सब लोग जो है वो एक पूरी फैमिली हो जाएगी कि हर बंदा जो है एक काम के लिए पड़ा हुआ है। हमारे पास एक बंदा सरकारी नौकर भी होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि पावर अपने हाथ में हो। एग्जैक्टली। तो अब देखिए कि अगर हम ओवरऑल इफ वी वांट टू ब्लेम आवर किड्स, we want to first look at ourselves also कि आप अपने बच्चे को कैसे ट्रेन कर रहे हो। आप ये बातें उनको थ्रू आउट जिंदगी में जब करते हैं, तो ये जो बातें हैं जो हमें लगता है कि एक बच्चा शायद अर्ली स्टेजेस में समझता नहीं है, आप हर चीज़ इंटरनलाइज कर रहे हैं। अ किड स्टार्ट्स टू, एक तो आपने भी पढ़ा है ऑब्वियसली दैट एक जो बच्चे की साइकोलॉजी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वूम्ब। Yes. वो अपनी पैदाइश से पहले जो कुछ उसकी जो होते हैं ना, उसकी तब से लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। Exactly. उसका साइकोलॉजी, उसकी मेंटल फिजिकल स्टेट जो है वो वहीं से डेवलप हो रही है। जब वो पैदा होता है, बच्चे उनको लगता है इसके सामने शोर मच रहा है, लड़ाई हो रही है, गाली गलोच हो रही है, कुछ भी हो रहा है, सो क्या पता छोटा बच्चा है। दे ऑल हैव ऑल ऑफ इट इन देयर अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, इवन इफ अगर उनको सामने से वो चीज़ याद नहीं है, दे माइट नॉट हैव क्लियर मेमोरीज, बट व्हाट दे विल हैव इज बिलीव कि मैंने जो ये चीज़ देखी है उसको
उसको खुद को भी नहीं समझ आएगा कि पता नहीं क्यों मुझे कमिटमेंट से प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों मैं रिलेशनशिप में जाता हूँ तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें करता हूँ, आई वॉन्ट टू फिक्स इट, लेकिन मेरे से होता नहीं है। अब वो होता क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी आइडियोलॉजीज ही ये बना दी हैं, प्रिंटिंग जो हो चुकी हुई है। बिल्कुल। एंड इट्स सो सैड मुदस्सिर, बिकॉज आई सी इट एंड आई फील लाइक वी नीड टू, व्हेनेवर समबडी कम्स टू अस, हम उससे जब पूरी हिस्ट्री लेते हैं, व्हाट्स योर चाइल्डहुड लाइक, आप कितने बहन भाई हैं, पेरेंट्स का रिलेशनशिप कैसा था, उनकी एजुकेशन क्या है, कभी कभार यू नो क्लाइंट्स गेट अ लिटिल लाइक ये इतना क्यों डिटेल में जा रहे हैं? वो इसलिए डिटेल में जा रहे हैं बिकॉज सिंस द टाइम दैट यू वर फर्स्ट एग्जिस्टिंग, तब से लेकर अभी तक आपने जो कुछ दुनिया में देखा है, ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया है, दैट इज मेकिंग यू द पर्सन दैट यू आर टुडे। और आज की जो आपकी पर्सनालिटी है, आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑल दोज पास्ट ईयर्स, एंड हम उसको एक दिन में, एक सेशन में चेंज नहीं कर सकते। तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमें जल्दी अब आएंगे, हमें एक वो मिरेकल गोली मिलेगी, हम ठीक हो जाएंगे। मेरी एक और है जो हमारी पर्सनल बायस है, फीमेल्स की और मेल्स के भी ऐसे ही होता है। हम एज ए ह्यूमन, जब सोशल मीडिया पर कोई बात आती है, किसी कपल की स्टोरी आती है कि किसी लड़के ने, हस्बैंड ने लड़की को मारा, तो सारी जो फीमेल्स होती हैं वो एक अपनी के यार ये मेल्स ऐसे ही होते हैं, राइट? तो वो और यही डिबेट चल रही होती है कि जो मेल्स, अगर लड़की कोई गलत करती है तो सारे मेल्स इकट्ठे हो जाते हैं कि एक ही है। तो यह पर्सनल बायसनेस है, इसको न्यूट्रल रह के कैसे देखा जा सकता है? और स्पेसिफिकली ऑल फीमेल्स जब भी वो डिबेट होती है तो वो या मेल्स ये कितना रोल प्ले करता है? ये पर्सनल जो बायसनेस है, हम अपनी कन्वर्सेशन को या कोई आर्गुमेंट या कमेंट करते हुए हम किसी स्टोरी को पिक करते हैं, हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम अपने पर्सनल ओपिनियंस देना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से वो देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, वो कितनी मैटर कर रहे होते हैं और हम कितना वो कर रहे होते हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। अच्छा देखिए, जैसे एक ना वो एक देयर इज अ थ्योरी व्हिच इज कॉल्ड इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। ओके, इन ग्रुप इज फॉर एग्जांपल, मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक पकड़ा और मैंने कहा ऑल फीमेल्स, दैट्स वन ग्रुप। हाँ, ऑल मेल्स दैट्स वन ग्रुप। लेट्स से मैं कहूँ ऑल पीपल, एवरीबडी फ्रॉम लाहौर, तो सारे लाहौरी हैं। ये भी हमारी जंग होती है ना, ये सारे लाहौरी हैं, ये सारे कराची आइट हैं, ये सारे इस्लामाबाद से हैं। ये इन ग्रुप और आउट ग्रुप जो बिहेवियर होता है हमारा, ये हमें अनइंटेंशनली इस बायस में डाल देता है, क्योंकि हम अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम उसको बेहतर दिखाना चाहते हैं। बिलोंगिंग टू ए कैंप, हम एक कैंप के साथ अटैच रहना चाहते हैं। ट्राइब है हमारा, वो हमारा फ्यूड है। ये क्या इनबिल्ड है एक ह्यूमन का, या हम ये सीखते हैं? राइट, अगर आप लेट्स से इफ यू लुक एट through the lens of the evolutionary theory, so then we'll say कि it is somewhat inbuilt as well। Inbuilt, हाँ। कि जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, वो जैसी मर्जी जगह है, वो जैसा मर्जी ग्रुप है, मुझे उसके लिए थोड़ा बायस होगा। majority people will have that bias for that थिंग एंड नॉट। अब ये वो एक डिफरेंट बात है कि जब उसको बता दिया, उसको ये अवेयरनेस आ गई कि अच्छा ऐसा होता है, तो फिर हमने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर आप ज़्यादा कॉन्शियसली उस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि अच्छा ये मेरे में एक चीज़ है, बट आई नीड टू लुक एट फैक्ट्स एंड नॉट एट माई इमोशनल स्टेट या मेरे इनर बायस को मैंने कैसे कंट्रोल करना है। वो तो जो आपने टॉपिक कहा था कि इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, क्योंकि हम इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो हमें ऑटोमेटिकली बायस कर देता है। लेकिन अब ये कोई अगर देखा जाए तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इट विल बी ईदर अ प्रो और अ कॉन। अगर कोई कंपटीशन है, फॉर एग्जांपल, आई एम सॉरी, कोई कंपटीशन है एंड यू वांट टू सी कि मेरा ग्रुप जो है वो जीतना चाहता है, तो देन इट्स अ प्रो। लेकिन अगर इट्स लेट्स से सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे आजकल वी आर टॉकिंग अबाउट फेमिसाइड एंड फेमिनिज्म, और ये बहुत बड़ी डिबेट बनी हुई है पाकिस्तान में अभी इस टाइम पर, तो अब हम कहेंगे कि अब ये अगर कोई औरत जो है, दिस इज वाई व्हेनेवर आई गो टू सम प्लेस और जहाँ पर अगर वुमेन एम्पावरमेंट या ऐसी कोई बात हो रही हो ना, तो आई ऑलवेज वांट द गाय टू टॉक अबाउट इट। बिकॉज व्हाई? बिकॉज व्हेन आई से, तो वो कहेंगे कि अच्छा सम वुमन, या or when a guy talks, when a guy gives his perspective कि oh how should a guy behave, और उसको कैसे रहना चाहिए, औरत को कैसे ट्रीट करना है, और औरत को इन रिटर्न कैसे करना चाहिए। so that's what I propose कि क्योंकि जब एक उनका इन ग्रुप मेंबर जो है, जब वो बात करेगा ना, तो फिर उनमें एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। they will be able to at least hear and listen। गालियाँ उसको भी पड़ेंगी, लेकिन थोड़ा सा सुनने की जो कैपेसिटी होगी ना उनकी, वो इंक्रीज हो जाएगी। मेरी ये तो होगी जब हम अपने सोशल मीडिया पे कोई चीज़ पोस्ट करते हैं, आप बाजार में भी जा रहे हो, तो ये देखो हमारा इनबिल्ट रवैया है कि हम हर चीज़ पे कमेंट करते हैं।
और उसको जज करते हैं और कंपेयर करते हैं, ठीक है। कुछ दिन पहले मेरी किसी से कन्वर्सेशन हो रही थी, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि सर हमने ना, या मतलब से जब वो प्लान लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके जहन में जो एक इंस्पिरेशन होती है वो बॉलीवुड की, हॉलीवुड की स्टोरीज होती हैं, मॉडल्स होती हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, स्पेशली हमारी करीना हो गया, कैटरीना हो गया, वो वर्कआउट करती हुई नज़र आती हैं, वो बेबीज़ के साथ नज़र आती हैं। तो वो हमेशा उनकी डिबेट से बहुत ज़्यादा वो मतलब डाइजेस्ट करती हैं कि यार वो देखो ऐसे करी तो मैंने भी ऐसे करना है। सो मैं उनको हमेशा, या उनका एक माइंड होता है कि ज़ीरो फिगर अपने एक शेप लेके आनी है, हमें वेट कम इसलिए करना है, एक्सरसाइज इसलिए करनी, डाइट इसलिए करनी कि ज़ीरो शेप में आना है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे किया। लेकिन जब हम उसको बाय करते हैं और जब उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उस पर डिस्कशन करें, तो हम उसको मेंटली सबकॉन्शियसली हम अंदर से उसको कंज्यूम कर रहे हैं कि हमने उस जैसा फिगर बनाना है। तो मैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारी लाइफ वैसी नहीं है। जब पेशेंट मेरे पास आते हैं, लोग कहते हैं हमने वैसा फिगर बनाना है, तो मैं से कहता हूँ कि यार उनको उस फिगर के पैसे मिलते हैं, उनका ये बिजनेस है। अगर मुझे कोई 2 करोड़ रुपया दे कि जी 6 पैक्स बनाने हैं, और तो मैं तो सब काम छोड़ के ये काम करूँगा, राइट। प्लस उनके यहाँ ये चीज़ें जो वैल्यूज़ है वो एक डिफरेंट, मोरालिटी इज़ डिफरेंट। तो आप कभी भी उनसे इंस्पिरेशन ना दो, क्या ये ठीक है, ये नहीं ठीक। मैं आपका ओपिनियन चाह रहा हूँ कि आप इसके बारे में क्या कहोगे। लोग क्या उनको देख के अपनी लाइफ के ऊपर वो डिसीजन या वो चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। तो वो ठीक होता है या नहीं ठीक होता? अच्छा, आई 100% एग्री कि कैसे उनको इंस्पायर होना किसी से, इन्फ्लुएंस होना किसी से, और फिर किसी की तरह बनना या अपने आप को उस कंपैरिजन में डालना, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स, राइट। अगर मैं देखती हूँ कि सम एक्ट्रेस, और अगर हम लोकली भी बात करें तो आर एक्ट्रेसेस एंड आर मॉडल्स, दे आर आल्सो ट्राइंग टू रिमेन वेरी फिट, और वो कोशिश ये सब चीज़ों की करते हैं। अब जब ये चीज़ें वो करना चाह रहे हैं, इट्स ग्रेट, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फिटनेस। आपकी अपनी जो बॉडी टाइप है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपने आप को हेल्दी बनाना चाहते हैं, वेरी गुड, दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी इंस्पायर्ड फ्रॉम, और आपको ये सीखनी चाहिए चीज़। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जी मुझे दिस इज सर्टेन एक्ट्रेस दैट आई वांट टू लुक लाइक दैट पर्सन, उसकी बॉडी टाइप, उसकी एग्जिस्टेंस, उसका लाइफस्टाइल, वो सब चीज़ें जो हैं वो बहुत यूनिक है। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत से जो लोग हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स फिटनेस। लेट्स से फॉर एग्जांपल वी गो टू द जिम एवरी डे, ठीक है, वी गो टू द जिम एवरी डे, वी वर्क आउट, वी टेक केयर ऑफ आवर डाइट। अगर कोई आता है और कहता है कि ओ आई वांट टू लुक लाइक यू, देन मे बी यू नीड टू हैव अ सिमिलर लाइफस्टाइल। अगर आपको पता है कि मैंने फिट रहना है, तो यू मेक श्योर कि आफ्टर 8 hours or 10 hours of working, you give yourself that 30 minutes to work out. आपके जहन में सुबह से लेकर रात तक होता है कि आपने साफ खाना खाना है, क्लीन खाना खाना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि जब ये लोग जो आए हैं और वो कंफ्यूज्ड होते हैं कि मुझे उस जैसा लगना है, तो पहली बात तो मिथ बस्ट कर देना चाहिए उनका कि यार आप उनके जैसे नहीं लिख सकते हो, बिकॉज आप हो। वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इंस्पायर हो गए हैं, अगर वो उनसे देख के और उन जैसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की कोशिश करें, एक्चुअली उनका लाइफस्टाइल इज टोटली डिफरेंट मेरे ख्याल में, और हमारा लाइफस्टाइल इज टोटली डिफरेंट। थैंक यू। लेकिन कैसे पता चलेगा कि कोई आपका पेशेंट या लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या इंस्पायर हो रहे हैं? इन्फ्लुएंस या इंस्पायर हो रहे हैं व्हेन दे बिकम वेरी रिजिड, जिद पे आ जाएं कि नहीं मैंने ऐसा ही दिखना है, मेरे जो एब्स हैं, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल यू नो बड़ी सिली सी एग्जांपल है, लाइक इफ अ गर्ल सेज कि उसको 6 पैक्स चाहिए, इट्स ह्यूमनली वी नो दैट अ वुमन कैन नॉट हैव दैट, शी विल वांट टू हैव, उसको स्टीरॉइड भी लगेंगे, उसको सप्लीमेंटेशन भी बहुत ज्यादा लेनी पड़ेगी, और उसके बाद उसके 6 डिब्बे निकलेंगे, अदरवाइज नहीं निकलेंगे। ठीक है, वो उन लोगों को इंस्पायर देख रही है जो कि प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, एग्जैक्टली, जिनका बिजनेस ही अपनी बॉडी को सेल करना है और जिनका बिजनेस ही अपनी बॉडी बिल्डिंग के ऊपर। एग्जैक्टली, अगर आपकी एक फैमिली है, आप एक ऑफिस वर्क करते हैं या आपका बिजनेस है, दैट मीन्स कि फिटनेस का जो लाइफस्टाइल है, दैट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट्स नॉट योर एंटायर लाइफ। फिर रोल मॉडल फिर हमारे कौन होने चाहिए? रोल मॉडल हमारे वो लोग होने चाहिए जिनकी जिंदगी में एक बैलेंस है, जिनकी जिंदगी में वो काम करते हैं, उनकी फैमिली ठीक है, उसके अलावा वो अपने आप को फिट भी रख रहे हैं। फिट का मतलब ये नहीं है कि हमारे 6 पैक्स होंगे तो हम फिट होंगे। अगर आपका पोस्चर करेक्ट है, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, या अगर आपको कोई बीमारी
बीमारी है और लेट्स से डायबिटीज़ है, कोई ब्लड प्रेशर है, एनीथिंग, यू कीपिंग एंड मेंटेनिंग अ बैलेंस, आप उसको मैनेज करना सीखते हैं। अगर साइकोलॉजिकल सेंस में बात करें, स्ट्रेस है जिंदगी में, स्ट्रेस एक बहुत बड़ी बीमारी है, जो कि एक रूट कॉज है ऑफ ऑल अदर प्रॉब्लम्स एज वेल, बहुत सी और बीमारियों का वो रूट कॉज बन जाता है। सो इफ यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ those things and manage your stress, that's the kind of people that you want to have as role models. हम रोल मॉडल्स अपनी ज़िंदगी में बना रहे होते हैं जो कि हमारे आइडियल्स होते हैं। वो आइडियल्स लोगों की लाइफ, जिनकी आइडियल होती हैं, उनकी लाइफ मोस्टली अनहैप्पी होती है, स्ट्रेस में होती है, डिप्रेशन में होती है। मैं ये नहीं कहता कि सारी सक्सेसफुल या आइडियल लोगों की ज़िंदगी खुशी में नहीं गुजरती, उसमें बहुत सारे लोग हैप्पी भी होते हैं। लेकिन कंसिडरिंग योर प्रैक्टिकल लाइफ, आपके जो रोल मॉडल्स हैं वो अपनी डेली लाइफ के अकॉर्डिंगली अपने इर्द गिर्द अपने मेंटोर्स वो देखें जो कि आपके इर्द गिर्द हाउस वाइफ हैं, जो कि सक्सेसफुली अपने बच्चों को देख रही है, प्रोफेशनली अगर कुछ काम करिए तो वो भी मैनेज कर रही है, आप अपने पेरेंट्स को, अपने इन लॉज को एक अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है। लेकिन हम रोल मॉडल्स कुछ और ढूंढ रहे होते हैं। तो रोल मॉडल्स को रीडिफाइन करना, उनको चेंज करना, जो प्रैक्टिकल रोल मॉडल्स हैं उनको फाइंड आउट करें। दिस इज माय लाइक एंड आई वांट टू जस्ट ऐड समथिंग टू इट दैट हमारे यहाँ ना सक्सेस का जो डिटर्मिनेंट है वो है कि सक्सेसफुल वो है जिसके पास पैसे हैं, सक्सेसफुल वो है जो इस सर्टन वे में दिखता है, वो ऐसे कपड़े पहनता है, उसका लाइफस्टाइल ही है। हम सक्सेस के जो मेजर्स हैं अगर उसको ज़्यादा रियलिस्टिक बना दें तो सक्सेसफुल वो बंदा है जो अपनी ज़िंदगी से खुश है, जिसकी जिंदगी में सुकून है, ठीक है, उसके रिलेशनशिप्स में एक व्हाट शुड आई से मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स हैं उसके। यस एग्जैक्टली, एंड सो दिस इज द काइंड ऑफ सक्सेसफुल लाइफ दैट यू नीड टू हैव, रादर देन कि ओ आई नीड $10 million in my account and then I'm gonna be happy. If you have $10 million in your account and you do not have a good relationship with your partner, उसका क्या करेंगे? लिटरली मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं आपको पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। मुझे एक बड़ा शौक था पैसे जमा करके मर्सिडीज कन्वर्टेबल लेने का, ठीक है, और लिटरली मैंने जब वो गाड़ी ली, और गाड़ी लेने के वो मैंने इतने सालों से एक शौक था, मैंने कहा यार लेते हैं, शौक पूरा करते हैं, स्पोर्ट्स कार होगी, एक आइडियल कार होगी। और जब मैंने ली, लिटरली विद इन अ मंथ वो मेरा चार्म ख़त्म हो गया। मतलब इतने सालों से, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, वो सक्सेस ये समझते हैं कि मटीरियलिस्टिक चीज़ें, और लिटरली वो मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। वो आपकी साइकोलॉजी मेरे ख्याल में ये है कि विद इन अ मंथ या 40 डेज़ के बाद उसकी जो एक चार्म होता है ना, वो इसकी हाई जो डोपामिन लेवल्स होते हैं कि यार मैंने ये चीज़ अचीव की है, वो ख़त्म हो जाती है। और फिर आप देख रहे होते हैं अच्छा यार ये क्या है, बस यही था। और फिर लोग उन चीज़ों के गुम जाने या छिन जाने पे डिप्रेस हो रहे होते हैं कि यार, क्योंकि वो रिलेट कर रहे हैं कि यही हमारी हैप्पीनेस थी। लेकिन ऐसा नहीं होता। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, हेल्दी रिलेशनशिप्स और एंड पीस ऑफ माइंड, कंटेंटमेंट हो, आप खुश हो अपनी ज़िंदगी से। बहुत आपने देखे होंगे रेडी वाले होते हैं, वो ज़मीन पे सो रहे होते हैं। वो दुकान वाला होता है, वो आया बेचारा, काम किया, अपने घर बच्चों के साथ गया, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। कहते हैं बस ज़िंदगी सुकून में इजीली है। इफ वो अभी रिसेंटली देयर वाज दिस न्यूज़ ना कि इतना ज़्यादा टूरिज्म हुआ और वी मेड लाइक 68 बिलियन का शायद पाकिस्तान को रेवेन्यू भी जनरेट हुआ, या so I was thinking कि when I went up north and I saw that there were people जो कि एक कमरे जितनी जगह है उसी में बाइक खड़ी हुई है, उसी में ही किचन है, उसी में ही बिस्तर है। वो भी जब निकलते हैं तो the glow that they have on their faces and the way that they would interact with you, हम सोच भी नहीं सकते वहाँ पर रहना। And I'm not saying कि हम खुशी वैसी चीज़ों में find out करें, but I'm saying that we need to find happiness with the things that we have. आपके पास जो चीज़ें हैं आप उनमें खुशी तलाश करें, rather than constantly struggling कि मुझे वो अचीव करूँगा तो तब खुशी मिलेगी। अपनी वो प्रेजेंट को आप सेक्रीफाइस कर रहे हो फ्यूचर की खुशी के लिए। अच्छा, अमेरिका कर दू ट्रैवल किया था कहाँ पे? I was there just in नथिया गली, not very far। तो कैसा एक्सपीरियंस? नॉर्दर्न एरियाज में गई, नेचर के करीब गई, तो कैसा एक्सपीरियंस, वहाँ से क्या सीखा? अच्छा देखिए, नेचर तो ऑब्वियसली यू नो इवन साइकोलॉजिकली वी टेल पीपल यू नो दैट अगर आपने साइकोलॉजिकल वेलबींग अपनी चाहिए आपको तो आप नेचर के करीब रहें। इसलिए हम कहते हैं टेक्नोलॉजी से दूर हो जाओ और नेचर के करीब हो जाओ। गो ऑन लॉन्ग वॉक्स, ग्रीनरी के पास रहें, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, ये सब नेचर के आपको करीब करे। कलर्स के पास कहते हैं, सो ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, दीज आर नेचर कलर्स, तो इनको आप अपने अराउंड ज़्यादा रखें सो दैट यू हैव द फील ऑफ नेचर ऑल द टाइम। सो इट
was an amazing experience and especially ये है कि when you go and see people जो इतनी simple ज़िंदगी गुजारते हैं और आपको लगता है कि यार मैं कैसे in my urban city life मैं कैसे you're struggling every day and you still feel कि I'm not happy, कुछ missing है. वो जो lack of है ना fulfillment, that is something that वो कल किसी ने ना सवाल किया कि यार vision क्या है, growth क्या है, what is all of this? And I said to myself कि I was unable to answer to that individual at that point, but I kept thinking and I thought to myself कि when you have this openness of mind कि जो मेरे पास है मैं उसमें कंटेंट और खुश हूँ और जो मेरे पास नहीं है आई कैन कंटिन्यू स्ट्राइविंग फॉर इट, बट उसको जिंदगी मौत नहीं बना लेना मैंने. सो दैट्स व्हेन यू विल स्टार्ट एंड बिगिन टू अप्रिशिएट एंड सेलिब्रेट योर प्रेजेंट. और फिर आप रादर देन फ्रेटिंग ओवर योर पास्ट एंड वरीइंग अबाउट योर फ्यूचर यू लिव इन द मोमेंट. तो ये सबसे पॉजिटिव साइकोलॉजी की मेन डेफिनेशन है कि आप अपने प्रेजेंट को सेक्रीफाइस कभी ना करो जस्ट फॉर द सेक ऑफ के फ्यूचर में आपने कुछ अचीव या ट्रैवल करनी है, ये करना है. आप प्रेजेंट को आप अभी कुछ नहीं अच्छा पहन रहे, कुछ अच्छा नहीं खा रहे कि मैं जब मेरे पास ये चीज़ें आएंगी तो मैं तब अच्छा पहनूँगा या करूँगा. तो अपने पास्ट को लेके कभी भी अपना नेगेटिव अप्रोच नहीं यूज़ करें. अपने प्रेजेंट पे खुश रहें और अपने फ्यूचर को लेके ऑप्टिमिस्टिक और थोड़ा होपफुल रहें. सो आज इस सेशन को हम थोड़ा सा एंड करने जा रहे हैं. थैंक यू सो मच मैरी, बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छी मीनिंगफुल बातें की. जब हम बात करते हैं डिस्कशंस की तो जहाँ मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स होते हैं तो आई ऑलवेज बिलीव ये प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल कन्वर्सेशन जो है होपफुली से बहुत सारे लोग लर्न भी करेंगे, सीखेंगे भी. और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हुए तो मेक श्योर सेंड अस यूट्यूब या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे अपने टॉपिक क्वेश्चन सेंड करते रहिएगा और मैरी से दोबारा इनवाइट करेंगे मैरी को, और मैरी से इस कन्वर्सेशन को हम दोबारा ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे. बहुत शुक्रिया. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.